नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आरफा खानम शेरवानी का एक कालजयी डायलॉग है, रोज नया दर्द, रोज नया जख्म। कुछ वही स्थिति फिलहाल भारत ने पाकिस्तान के साथ की हुई है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो चोट दी वो तो दी ही, उसके अलावा रोजाना जो नैरेटिव के स्तर पर जो कुरेदा जा रहा है वो लगभग अलग है। कम से कम भारत के पक्ष में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है। हर हफ्ते कभी प्रधानमंत्री, कभी एनएसए, कभी रक्षा मंत्री, कभी सेना अध्यक्ष, कभी नेवी चीफ, कभी एयरफोर्स चीफ, हर कोई ना कोई ये याद दिलाता है ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। हमने पॉज बटन दबाया है, पॉज बटन। और आज जो आर्मी चीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो ब्रीफिंग दी, वो कई मायनों में बहुत खास है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ब्रीफिंग दी कि वो कौन से दो टर्निंग पॉइंट थे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें वो कौन से दो टर्निंग पॉइंट थे जिसने इसे भारत की तरफ मोड़ा। भारत का बांग्लादेश के प्रति क्या रवैया है, चाइना के प्रति क्या रवैया है, क्या सोचता है, क्या आगे के लिए भारत और उसकी आर्म फोर्सेस क्या सोच रही हैं, और पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है, इस बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे जो सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भारत आई है और जो बीजेपी के साथ उनकी बैठक हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बहुत लोग ये कहते हैं कि बार बार जो ये हिस्टीरिया फैलाया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान का फिर से युद्ध होगा। आप 6 महीने से कह रहे हैं, साल भर से कह रहे हैं युद्ध होगा, कब होगा? अब तो दिल्ली भी हो गया, अब हमें पता है बांग्लादेश का फ्रंट भी खुल रहा है, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स क्यों नहीं कर सकते? देखिए तो लेकिन होगा कुछ नहीं। हर कोई ये मान रहा है कि होगा कुछ नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। देखिए इसकी संभावनाएं कितनी प्रबल हैं, कब होगा वो तो समय बताएगा। आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं, जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, अमेरिका का थिंक टैंक है, ये मानकर चलिए ये एक तरीके से ब्रेन है अमेरिकन स्ट्रेटेजीज का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वो क्या सोचता है, क्या विजन है, अगले 5 साल में क्या होगा, क्या 10 साल में होगा, यही वो थिंक टैंक है जहां से ये चीजें उपजती हैं। और उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट 2026 में होगा, ये बहुत लाइकली है, उसकी बहुत संभावना है। यानी अमेरिका भी चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो, और होगा, करवाया जाएगा भारत को परेशान करने के लिए। लेकिन अभी इसलिए नहीं है क्योंकि जो ईरान का फ्रंट खुला हुआ है, उस पर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। क्योंकि अगर पाकिस्तान यहां से कुछ कर देता है और भारत यहां से धुमाधुम कर देगा, तो ईरान वाला प्लान फेल हो जाएगा ना। क्योंकि ईरान में जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अब खुल के सामने आ रहा है। कोशिश करूंगा उसे भी एक एपिसोड में लेके आऊं कि किस तरीके से पाकिस्तान एक तरीके से वो लिंचपिन बन गया है जहां से ही पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिछली बार भी यही हुआ था ना, अमेरिका को कार्यक्रम करना था, इसलिए वो ये कहा गया कि भारत, अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ कि भैया भारत रुक जाइए क्योंकि ईरान में पाकिस्तान की जरूरत है। तो इसलिए वॉर इज मोस्ट लाइकली, लेकिन ईरान एपिसोड के बाद संभवतः। उसके बाद जो आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लगभग 1.5 घंटे की चली। जो 78th आर्मी डे है, 15 तारीख को है, उससे पहले ब्रीफिंग 1.5 घंटे का सेशन था, सभी पत्रकार थे, सब कोई भी सवाल पूछ सकता था। हर चीज को बड़ी बखूबी से, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहली बात जो उन्होंने सुनिश्चित की वो ये कि जो आने वाला समय है, जो आने वाले युद्ध हैं, वो कोई एक फोर्स नहीं जीत सकती कि भैया आर्मी है बस वो गोला गोला दाग देगी, उससे काम चल जाएगा, या एयरफोर्स है उसके फाइटर जेट जाएंगे, एयर डिफेंस सिस्टम्स काम करेंगे, सिर्फ वही हो जाएगा, या भैया आर्मी जाएगी कराची को चोक कर देगी, सिर्फ यही हो जाएगा। ये नहीं होगा, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए होगा। ये तीनों तो चाहिए ही, साइबर फोर्स भी चाहिए, रॉकेट फोर्स भी चाहिए, मतलब हर कोई, जितना भी साजो सामान आपके पास है, सबको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से आपको चलाना है। तो जैसे पाकिस्तान में है ना, बस आर्मी ही आर्मी सब कुछ है, वो एक तरीके से ड्रॉबैक है। और भारत उस चीज को समझ रहा है, इसलिए वो ये कह रहा है कि हम तीनों आर्मियों की एक सिनर्जी बनाकर
एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई कम ज्यादा नहीं है, हर एक अपना रोल है। क्योंकि इस ऑप सिंदूर में भी सभी कहते हैं कि भैया फला 11 बेस उड़ा दिए, इतने एयर बेस उड़ा दिए, उससे पहले इतने सारे टारगेट मारे, एयरफोर्स का काम है। नहीं, एयरफोर्स ने जितने टारगेट उड़ाए ना, उससे ज्यादा जो इंडियन आर्टिलरी थी, जो इंडियन आर्मी का जो आर्टिलरी फोर्स था, उसने जितना कार्यक्रम किया वो एयरफोर्स से कहीं ज्यादा था, या कम से कम उसके बराबर ही कह लीजिए, उससे कम नहीं था। उसके बाद उन्होंने जब ऑप सिंदूर के बारे में सवाल पूछा तो बहुत सधे शब्दों में कहा कि बहुत स्ट्रेटेजी के साथ हम आगे बढ़े, और जो हमारे डिजायर टारगेट थे हमने वो पूरे किए, और कोई भी रुकावट हमारे हाथ में नहीं थी, सरकार ने खुली छूट दी हुई थी। फिर जब उनसे ये पूछा गया कि दरअसल, या उन्होंने अपनी तरफ से ये जवाब दिया कि वो कौन से टर्निंग पॉइंट थे, वो कौन सा समय था जिसने इस पूरे के पूरे 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। आप पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ठीक है, आप उसको कंज्यूम करते हैं तो भगवान आपका भला करे, आपकी बुद्धि को सलाम, लेकिन कुल मिलाकर वो कौन से ऐसे पॉइंट थे, ऐसा समय था जब ये लगा कि नहीं, भारत के लिए ये समय सही है। उन्होंने कहा 2 ऐसे टर्निंग पॉइंट थे। पहला, जब भारत ने अपने अनडिजायर्ड टेरर कैंप्स पर हमला किया, भारत जिनको स्ट्राइक करना चाहता था बखूबी पिन पॉइंटेड प्रिसीशन के साथ स्ट्राइक किया, तो जो पूरा का पूरा पाकिस्तान खेमा था उसके अंदर वो हड़बड़ाहट आ गई, एक डिसीजन ना लेने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि भारत इतनी प्रिसीशन के साथ इतने अंदर जाकर स्ट्राइक कर पाएगा, और वो उसको समझ भी नहीं पाएंगे। वो कह रहा था ना ये शहबाज शरीफ, अरे वो तो मैं फजर की नमाज के समय वो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, फोन आया कि भारत ने हमला कर दिया है। वो स्थिति थी। और दूसरा टर्निंग पॉइंट ये था कि 10 तारीख को, देखिए जब वो फतेह मिसाइल चलाई गई थी ना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, आईसीबीएम थी उनकी तरफ से, मेरे हिसाब से वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद भारत ने यह निर्णय लिया जो उपेंद्र जी बता रहे हैं। 10 तारीख को उनके हिसाब से जो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान हमारी हर हरकत देख रहा था विद देयर सैटेलाइट्स। अब पाकिस्तान के पास तो सैटेलाइट है नहीं, निश्चित तौर पर या तो चाइना उन्हें मदद कर रहा होगा या अमेरिका मदद कर रहा होगा। और भारत अपनी ब्रीफिंग में पहले भी कह चुका है कि चाइना, पाकिस्तान, टर्की, इनके अलावा एक चौथा देश भी था, शायद संभवतः अमेरिका की बात चल रही थी, तो उनके सैटेलाइट की इमेजेस के माध्यम से, उनके रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर पाकिस्तान वो हर चीज देख रहा था जो भारत कर रहा है। और जब उसने ये देखा, उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि वो बता नहीं सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ओपन में कि, लेकिन भारत जिस तरीके से अपने फोर्सेस का मूवमेंट कर रहा था, कौन सी स्ट्राइक कोर कहां जा रही है, कौन सा जेट कहां जा रहा है, कौन सी नेवल जो रिसोर्स है किस तरफ को मुड़ रहा है, जब पाकिस्तान ने यह देखा कि भारत किस इंटेंसिटी की तरफ बढ़ रहा है, भारत का क्या इंटेंट है, वहां घबराहट आ गई कि भैया अब बस ये एयरबेस उड़ाने तक मामला नहीं है। इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात, पाकिस्तान ने कहा कि हम तो न्यूक्लियर असासा है, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, हम भारत को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। पूरे के पूरे कार्यक्रम में पूरे 4-5 दिन में न शब्द बोला भी नहीं। पाकिस्तान ने वो गटक गया उसको, एन को, उसे पता ही नहीं इसे कैसे निकालते हैं बाहर। हां, टीवी पर बैठकर फड़े मारना, लंबी लंबी फेंकना, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब रियल ग्राउंड में थे आप वो बोल नहीं पाए। और वो भारत के उस इंटेंट को समझ गए कि भारत कहां तक जा सकता है आपके इस तथाकथित न्यूक्लियर ब्लफ को न्यूट्रलाइज करने के लिए। दूसरी चीज, इसका मतलब भारत की वल्नरेबिलिटी भी है। अब ऐसा नहीं है, भारत भी देख रहा होगा निश्चित तौर पर सैटेलाइट इमेजेस, भारत का तो खुद का इंडिजिनियस सिस्टम है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान क्या कर रहा है भारत बखूबी जानता होगा। लेकिन भारत की भी वल्नरेबिलिटीज हैं, यानी उन्हें भी पीछे से ऐसे सपोर्ट करने वाले हैं जो रियल टाइम फीड दे रहे हैं। और बाकायदा फाइबर ऑप्टिक केबल तो चाइना से लेकर और पाकिस्तान में रावलपिंडी तक बिछा ही हुआ है, डायरेक्ट फीड आती है। और ऐसा नहीं है कि मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूं, असली में है। उन्होंने प्रॉपर वो केबलिंग और वो सब किया हुआ है ताकि डेटा रियल टाइम वहां पर फ्लैश हो। तो वो 2 टर्निंग पॉइंट थे जिसने इस पूरे के पूरे युद्ध के कोर्स को बदला। उसके बाद बांग्लादेश पर सवाल पूछा गया तो आर्मी जो उपेंद्र जी हैं उन्होंने बहुत सही कहा कि ऐसा है भैया, पहली बात तो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये 5-4 साल के लिए आई है, वो अलग तरीके से बात होगी। ये 1-2 साल के लिए आई है, इंटरिम है तो उस हिसाब से बात होगी। और हमारी
आर्मी चीफ की उनके आर्मी चीफ से, हमारी नेवल चीफ की उनके नेवल चीफ से, हम हमारे एयरफोर्स चीफ की उनके एयरफोर्स चीफ से लगातार बातचीत होती रहती है। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे हर कुछ दिन में पेच टाइट किए जाते हैं। इसीलिए बांग्लादेश की तरफ से जो वहां की आर्मी है, बीजीजी है, रिस्ट्रेंट रखे हुए है, कोई मिस एडवेंचर कर नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है उसका नतीजा क्या होगा, और बार बार ये याद दिलाया जाता है भारत की तरफ से कि नतीजा क्या हो सकता है। तो ये मैसेज भी भारत की तरफ से स्पष्ट दिया गया है। उसके बाद जब चाइना की बात आती है तो सक्सगाम वैली के ऊपर रुख स्पष्ट है, जो भारत ने कल भी कह दिया था कि भैया हमारा पार्ट है, आपका एमओयू हुआ होगा, आपको मुबारक, भारत का उससे कोई मतलब नहीं है। जो पीओजेके है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, पीओजेके है, सक्सगाम वैली है, सारा का सारा भारत का इंटीग्रल पार्ट है और भारत उसे मानता है। उसके बाद चाइना ने भी कहा कि भैया नहीं, ये तो हमारी जमीन है, वो सब ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस सक्सगाम वैली बात कब आती है? जैसे चाइना इस्तेमाल करता है ना, कोई इवेंट होने वाला होता है, उस दौरान वो कहीं एस्केलेशन कर देगा, कहीं कुछ ना कुछ कर देता है, तो भारत ने भी वही किया। जब सीसीपी के मेंबर भारत में है तो भारत ने सक्सगाम का ऐसे लगाई चुरकी और वो छोड़ दी। तो भारत भी अब उस चीज को इस्तेमाल करता है जो चाइना करता आ रहा था, कि महाबलीपुरम में मोदी और बैठे हैं शी जिनपिंग, वहां डोकलाम में कार्यक्रम चल रहा है, तो भैया तुम्हारे सीसीपी वाले यहां बैठे हैं, तो यहां से हम भी कुछ मैसेज दे सकते हैं, और वो दिया गया। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, रुख स्पष्ट है भारत का। हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह की नेक्स्ट जेन वॉरफेयर को हम किस तरीके से देखते हैं, रॉकेट फोर्स की बात हुई, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर डिस्कस की गई। और बार बार जो डोभाल जी रिएटरेट करते हैं, मोदी करते हैं, आर्मी चीफ करते हैं, बार बार ये कराया जा रहा है उस नैरेटिव को सेट रखने के लिए कि पिटाई भूल ना जाए भैया। अब उस पिटाई का डर ऐसा है कि जो पाकिस्तान है वो धीरे धीरे, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ी वल्नरेबल पॉइंट है, सबसे नाजुक पॉइंट जो है उसकी नेवी है, वहां पर वो काम कर रहा है। जो ये मकरान कोस्ट है ना, जो पूरा का पूरा ये पाकिस्तान की कोस्ट लाइन और ईरान तक जाती है, इसे मकरान कोस्ट कहते हैं। जो मकरान कोस्ट है, अब यहां पर पाकिस्तान वल्नरेबल है कि भारत ने एक चोक पॉइंट लगा दिया तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान उसको धीरे धीरे गैप को कम करने का प्रयास कर रहा है, उसके साथी भी करा रहे हैं, और भारत इसे बखूबी देख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है। सबसे पहला वहां पे जो शॉर्ट टर्म, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं 1000 किलोमीटर तक के, कि अगर मान लीजिए गुजरात से कुछ आता है, राजस्थान से कुछ आता है, मुंबई से कुछ आता है, तो उन्हें पता रहे। अब कटोरे वाले के हाथ में तो कटोरा ही हो सकता है, तो निश्चित तौर पर वो रडार सिस्टम कोई और लाकर इंस्टॉल कर रहा है, यानी कोई और रीइंफोर्स कर रहा है पाकिस्तान को आने वाली उस युद्ध के लिए जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस बता रहा है कि मोस्ट लाइकली है, यानी वहां प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि खाज तो खत्म, मिटेगी नहीं उनकी खुजली, वो तो करनी ही है उन्हें, और उसका जवाब भी मिलेगा। उसके बाद एक मरीन ब्रिगेड बनाई गई है लगभग 3000 लोगों की, जो सर क्रीक है उसमें भी वहां पर चल रहा है। इसलिए बार बार राजनाथ सिंह जी सर क्रीक की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां सर क्रीक में वो इंफ्रा बना रहा है, इस उम्मीद में कि वहां से भी कुछ करे, वहां से भी फ्रंट खोले, तो उसके लिए ही राजनाथ सिंह जी ने बोला था। सरफेस टू एयर मिसाइल्स वहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, ड्रोन्स वहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। कह रहा था ना ये आसिम मुनीर कि भैया हम जो ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर है भारत का, उसमें बहुत सारे रिफाइनरी वगैरह हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम हमला करेंगे, ये कहा था उसने। जामनगर है, भुज का एयरबेस है, कांडला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, नायरा की रिफाइनरीज हैं, बहुत सारे, ये सब जो कार्यक्रम है ना, ये सारे उसी गुजरात और राजस्थान वाले पोर्ट पर है। राजस्थान में पोर्ट नहीं, मतलब उस बॉर्डर पर है। इसलिए उनको टारगेट करने के लिए संभवतः प्रिसिशन स्ट्राइक करने का प्रयास करें, स्वार्म ड्रोन्स की बात करें, उस स्तर पर वहां पर तैयारियां चल रही है। इसलिए भारत ने राजस्थान में एक एक्स्ट्रा एयरबेस बनाने की बात करी है। एक एक्स्ट्रा एयरबेस आ रहा है जो मात्र पाकिस्तान की बॉर्डर से 25 किलोमीटर है, ताकि उस चीज को ध्यान रखा जा सके। हाँ, द्विवेदी जी की एक बात और भूल गया मैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि भैया पाकिस्तान में कहां कहां टेरर कैंप्स हैं,
वो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। 8 टेरर कैंप, 8 वो बता रहे हैं, पता तो उन्हें बहुत होंगे कि 8 टेरर कैंप ऐसे हैं जिन्हें हम चिन्हित कर कर बैठे हैं। 6 अक्रॉस एलओसी हैं, 2 अक्रॉस आईबी हैं कि जिसे हम कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। 100-150 लोग वहां भी मौजूद है। हमें यह लगा कि कुछ कार्यक्रम हो सकता है तो हम प्रीएम्प्टिव भी कर सकते हैं। इसलिए, और वो सारे पाकिस्तान मेनलैंड में है एक तरीके से, बहुत सारे तो ये मैसेज है कि भैया हम नजर हैं हमारा। खैर, उसके अलावा पाकिस्तान 2 नई सबमरीन इस साल आने वाली है। हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो पाकिस्तान में डिप्लॉय होने वाली है। टोटल 8 आनी है चाइना से, 2 से 3 ये आएंगी। उसके अलावा कॉर्वेट्स, 2 टर्किश मिलगम क्लास के कॉर्वेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 और आएंगे। और पाकिस्तान तैयारी किस तरीके से कर रहा है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में जाना ही ना पड़े, क्योंकि जो मैच है भारत का नेवी का उसका वो है ही नहीं। भारतीय नेवी उसे 2-4 घंटे में अच्छे से खा के चबा के और कार्यक्रम निपटा देगी। जो अनकन्वेंशनल तरीका है, जिस तरीके से यूक्रेन करता है रशिया के साथ, वो करने का प्रयास है कि स्पीड बोट से हमला कर दिया, ड्रोन से हमला कर दिया, इन्फिल्ट्रेशन कर दी। वो करते थे ना, बड़े बड़े टैंक जाते थे, मान लीजिए लैंड वॉरफेयर में रशिया के बड़े बड़े टैंक जा रहे थे, जो ऊपर का ढक्कन होता है वो सबसे कमजोर होता था, तो उसी पे ड्रोन मारते थे। अब वो टैंक गया कई 100 करोड़ का, वो ड्रोन आया 2,500 रुपए का, 5,000 रुपए का। तो जो अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से रहेगी। तो इन सब चीजों को भी भारत नजर बनाए हैं कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है, जो अपनी नेवी है उसको किस तरीके से बेहतर कर रहा है। अभी एयरबेस सारे बनके ठीक ठाक हो ही नहीं है, कई जगह अभी भी तरपाल है। जितना दे सकता है मांग के, जितना ला सकता है, जितना उनकी कैपेसिटी है देने की, वो दे रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने गड्ढे भरने का प्रयास कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, वो गड्ढे भरे जाएं उससे पहले आप स्ट्राइक कीजिए। और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के नाम पर कहिए भैया टेरर कैंप तो हमने उड़ा दिया, कर ले क्या करता है। और ये दबाव उस अमेरिका पे भी होगा जिसे ईरान में पाकिस्तान की जरूरत है, फिर देखे बचाएगा क्या, कितने फ्रंट खोलेगा। गजा में खोल रखा है, यूक्रेन में खोल रखा है, ईरान में खोल रखा है। पाकिस्तान की मदद करने आ सकते हैं। और अगर ये पाकिस्तान भारत का फ्लेयर अप हो जाता है और अमेरिका इसमें घुस जाता है, तो क्या फिर ताइवान में चाइना नहीं घुस जाएगा? तो अमेरिका कहां कहां हाथ पैर फैला लेगा। तो भारत को सही समय पर उनको मजबूत हो जाए, बहुत मतलब एक लेवल से ऊपर, थ्रेशोल्ड से ऊपर पहुंच जाए, उससे पहले ही वापस से नीचे बैठा देना चाहिए। खैर, इस बीच दिल्ली में जो सीसीपी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो भी आई हुई है और बीजेपी के साथ उसका डेलीगेशन मिल रहा है। मेरा सवाल है बीजेपी वालों से, अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहां मास्टर स्ट्रोक्स कि नहीं नहीं वो क्या है कि भारत और चाइना ना एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, इसलिए भारत और चाइना शांत बैठे हैं। निश्चित तौर पर एस्केलेशन नहीं चाहते, ना भारत चाहता ना चाइना चाहता, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि अमेरिका हम दोनों को लड़ाएगा। इसलिए ना वो पीपल टू पीपल कनेक्ट बने ना, इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़े, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी मिल रही है। अरे आपके बीच में उसके बीच में वो ट्रस्ट फैक्टर है क्या? आप रशिया के साथ तो पीपल टू पीपल कर नहीं रहे, इजराइल के साथ तो कर नहीं रहे, आपको चाइना के साथ करना है। क्या वो ऑप्टिक्स बेहतर है आज के साथ? मान लीजिए आधे % को मैं आपको ये बाई कर भी लूं ये पूरा तर्क, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वो समय है, क्या वो ऑप्टिक्स है क्या बेहतर? आप किस मुंह से कहेंगे कि एमओयू साइन किया था तुमने 2009 में, 8 में? किस मुंह से कहेंगे कि डोकलाम में तुम मिल रहे थे? क्या भारत और चाइना के वो संबंध बेहतर है? नहीं है निश्चित तौर पर। अब मान लीजिए आज ही उपेंद्र द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उन्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन थी। कौन दे रहा था रियल टाइम इंफॉर्मेशन? चाइना दे रहा था। और भैया वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाले, चाइनीज वाले, वो सिस्टम इसलिए मशहूर है कि किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करे दूसरे की सोसाइटी में। आप बुला रहे हैं उन्हें वो कि भैया हम वो समझना चाहते हैं कि आरएसएस वाले यहां से जाएं, बीजेपी वाले यहां से जाएं, वो यहां से आएं, कि हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे संबंध बेहतर कर सकते हैं। अरे संबंध बेहतर करने हैं पहले सरकार करे, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में तो वो ट्रस्ट बन जाए।
पहले वो ट्रस्ट सरकारी लेवल पर तो बन जाए। डीजीएम, ये आपकी कोर कमांडर लेवल की इतनी इतनी बैठकें होती हैं, जब जाकर आप ये डोकलाम, डेपसोंग और डेमचौक ये सब नहीं संभाल पा रहे। क्यों जरूरत है आपको ये सब करने की? और ये ऑप्टिक्स आपके लिए ही खराब है, आपको ही नुकसान देगा। कल को कुछ छोटी सी घटना भी होगी ना, ये सब चीजें सामने निकल कर आएंगी। लेकिन दिक्कत ये है ना बीजेपी के साथ, उसे तो चलती कुल्हाड़ी में पैर नहीं डालना, सिर डालना होता है हर जगह। और पता नहीं ऑटो मोड में चल रही है, कौन सलाह देता है, क्या चीजें हैं। तो निश्चित तौर पर कम से कम बीजेपी के लिए घातक है, और उस नैरेटिव के लिए घातक है जो ये सेट करना चाह रहे हैं। आपको ड्राइंग बोर्ड पे वापस आना पड़ेगा, आपको उस 2014 वाले स्तर पर आना पड़ेगा, जहां आप जिस तरीके से लेकर चल रहे थे, कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक बहुत मुद्दों पे भटक रहे हैं। बाकी अगर अपनी पार्टी को सस्टेन रखना है, सरकारों को सस्टेन रखना है, अब इसमें भी लोग ढूंढने लगे। देखिए, ढूंढने को किसी भी चीज में कुछ भी ढूंढा जा सकता है कि नहीं ये इसलिए मिले हैं जी, उसलिए मिले, जो भी है, ये राइट टाइम नहीं है, और जो हो रहा है गलत है फिलहाल। कम से कम आगे कभी होगा, वो समय आएगा, वो अलग चीज है। फिलहाल जो सीसीपी की बैठक बीजेपी के साथ है, कम से कम मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं, ये समय सही नहीं है। खैर, और जो डेवलपमेंट आएगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।